महाबीर दरवाज़ा नॉक करके उसके रूम में दाखिल हुआ था। जहन अजीब, आज हमारी किस्मत कहाँ से खुल गई कि महाबीर आसिम हफीज़ मेरे कमरे में तशरीफ़ लाए। किरण का खुशगवार हैरत हुई और वो जो इस बेरहम सफाक कातिल पर दिल और जान से फरीफ्ता थी, इसे अपने कमरे में देखकर बेबाकी से इसके गर्दन के गिर्द बाजू हमाइल करके बोली, काम था तुमसे एक पर्सनल किस्म का, करोगी? इसने संजीदा मगर खिलाफ मामूल नरम लहजे में कहा। तुम कहो तो मैं अपनी जान भी तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूँ, मजबूत लहजे में बोली थी। महाबीर को वहशत हुई और इसके बाजू अपनी गर्दन से हटाए थे। मेरे साथ जब हवेली चलोगी आज रात के लिए? किस लिए? किरण की आंखों में चमक दो चंद हुई। तुम बची हो जो तुम्हें हर चीज़ बतानी पड़ेगी अब। वो सुकून से बोला था। ओके राइट, मैं तैयार रहूँगी। किरण की खुशी छुपाई नहीं, चुप रही थी। बीजान अपने कमरे में बाल ब्रश कर रही थी। फजर इनके कपड़े प्रेस करके लाई थी, वो इनके पास खड़ी थी। सुनो फजर, आज रात मैं हॉस्पिटल में ही रुकूंगी, मगर तुम फिक्र मत करना, मुझे पता है तुम अकेले कितनी खौफजदा हो जाती हो। मैंने महाबीर को बुलाया हवेली, आज रात वो हवेली में ही रुकेगा। बीजान हर लापरवाही से बोली थी और हवेली की छत जैसे फजर के सर पर गिरी थी। यह सुनकर फजर का चेहरा खौफ से वहशतज़दा सा हुआ था। मुतवश से बीजान को देखा यूँ जैसे इसे शायद सुनने में गलती हुई होगी। ये क्या कह रही हैं आप बीजान? इसकी तो अभी से रूह फना होने लगी थी। जी बीजान, मैं रास्ते में हूँ, 15-20 मिनट में पहुँच जाऊँगी, उसने झूठ बोला। किरण ने इसके अजीब से रवैये पर इसे गौर से देखा, जो काफ़ी हॉट और बोल्ड ड्रेसिंग में इसके साथ बैठी थी। बीजान कैब में बैठकर अब इत्मीनान से जा चुकी थी। तभी महाबीर ने अपनी गाड़ी हवेली के तवील और इस लान में पार्क की थी और इस गाड़ी की आवाज़ से फजर का दिल दहला था, मगर कहीं ये भी दिल को तसल्ली हुई थी कि अब वो अकेली नहीं है हवेली में। कुछ गैर मामूली महसूस होने पर इसने हमेशा की तरह किचन की खिड़की से छुपकर बाहर झांका था। तभी फजर के पैरों तले से ज़मीन खिसकी थी, क्योंकि आज वो अकेला नहीं था। इस कातिल, मगरूर और बेबाक नीले लिबास वाली हसीना ने इसके बाजू के गिर्द हाथ लपेट रखे थे और इसके दूसरे हाथ में एक मशरूब की बोतल थी, और जिस मशरूब की वो बोतल लग रही थी, फजर सोचना भी नहीं चाहती कि इस मशरूब की बोतल हवेली में वो कैसे दाखिल कर गया। फजर की को लगा इसका वजूद रेजा रेजा हो गया है और इसके सीने में भांबड़ जल उठा। जो आज फजर के वजूद को जलाकर खाकस्तर करने वाला था, वो जानता था, अच्छी तरह वो देख रही है, ये भी जानता था फजर महाबीर आसिम इससे कितनी मोहब्बत करती है। यही मोहब्बत तो वो रोंदने आया था। आज तभी किरण को लिए बाहर बड़ी मोहब्बत से इसका हाथ थामे अपने कमरे में दाखिल हुआ था, जहाँ महाबीर की गैर मौजूदगी में भी फजर को जाने की इजाज़त नहीं दी थी इसे। महाबीर ने अंदर दाखिल होकर डोर लॉक किया, हाँ, मगर खिड़की ज़रूर खोल दी थी, जिनकी जाली से अंदर का मंजर साफ दिखाई देता था। अब भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। चलो रस्मन ही सही, मुड़कर मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक़ को निभाते जाओ। वो किचन में ज़मीन पर बैठती चली गई थी, अब अपने ही वजूद का बोझ उठाने से कासिर थी, जैसे बहुत देर पत्थर बनी वहीं ज़मीन को बैठी घूरती रही। जो वो इसमें इसका कसूर क्या था? क्या कसूर था इसका कि वो उस औरत की बेटी थी जो महाबीर के माँ बाप की कातिल थी? इसने इस औरत के कोख से जन्म लिया था, तो ये इसके बस की बात तो नहीं थी। यहाँ इसने खुद तो तय नहीं किया था कि वो एक कातिल औरत की कोख से पैदा हुई। गहरी रात हवेली के आसपास जाती झींगरों की बेन करती आवाज़ें, इसके कमरे से आती हल्की म्यूजिक की आवाज़ें और फजर महाबीर की हिचकियाँ। किचन के ठंडे फर्श पर बेजान सी बैठी वो आंखों से लहू रोना चाहती थी। दिल था जो इसकी इतनी नफरत के बावजूद इसी जालिम का नाम पुकारे जाता था। आज इस दिल कमबख्त के टुकड़े टुकड़े करके इसका खून करना बहुत ज़रूरी हो गया था, ताकि आइंदा इस बहरहम सितमगर का नाम पुकारते 100 बार सोचे। तभी आहिस्ते से अपने पाँव से वो छोटी पायलें निकालीं और फिर कलाइयों से चूड़ियों को आज़ाद किया। कितनी भोली थी ना बीजान, जो इसे आज सजे संवरने पर मजबूर करके सजाया संवारा था, ये जाने बगैर कि आज तो इनका नवासा इसे मुकम्मल उजाड़ने आया था। वो दबे कदमों उठी थी, मदमा कदमों से इसके कमरे की खिड़की तक गई और जालीदार खिड़की के बाहर खड़ी अपनी बर्बादी का नज़ारा देख रही थी। अंदर वो जो दूसरी खिड़की में शर्टलेस खड़ा था, बड़ गौर से खुली खिड़की में से आधे चांद को देख रहा था। शायद किसी के इंतजार में था। बगैर देखे, बगैर इसकी चूड़ी और पायलों की आवाज़ सुने भी वो अच्छी तरह जान चुका था खिड़की में आँख खड़ी हुई है। इसके हाथ में वो बोतल थी जिससे अपना इंतज़ार ख़त्म होता महसूस हो चुका था। तभी बोतल में से घूंट घूंट मशरूब अपने अंदर उंडेलने लगा था। बड़ी चालबाज नफरत थी महाबीर आसिम हफीज़ की, जो हर तरफ से एक नाजुक सी लड़की को मोहब्बत को शिकस्त देना चाहता। तभी वो बोतल में मौजूद एप्पल जूस भी यूँ कड़वा महसूस हो रहा था जैसे कि शराब पी रहा हो, और ये एप्पल जूस भी से कड़वा जहर लग रहा था।
बड़ी चालबाज इश्क था फजर का जो ये सब देखने चली आई थी और अब खड़ी अपना ज़ब्त आजमा रही थी। किरण वाशरूम से बाहर आई और अब बारीक से स्लीवलेस नाइट ड्रेस में थी। महावीर ने बगैर इसकी तरफ घूमे से हाथ से अपने करीब आने का इशारा किया। किरण का दिल पीढ़ियों चला था, तभी वो लपक कर महावीर की पुश्त से लिपटी थी और इसके सीने पर अपने नाजुक हाथ लपेटे थे। बस खून हो चुका था, टुकड़े टुकड़े हुए दिल का वो इन्हीं कदमों से नहीं हटा सकते। सबने मुंह पर रखती अपने कमरे में भाग चुकी थी। है हौसला दर्द का जो सह रहा है मुझे कि मेरे गम की भी इंतहा हुई। तेरे बिना गुजार के जिएंगे कैसे भला, ये ज़िंदगी तो बेवजह हुई, क्यों इस कदर ला दिया है, तू ही बता कैसी ये दीवानगी और बेवफा तेरी दीवानगी। चलो आज ये भरम भी टूट गया था कि चाहे वो कितना भी बेरहम जालिम सफाकी या सितमगर था, फ़कत इसका था जो जान चुका था इसकी मोहब्बत को रोंदने में कामयाब हो चुका है। अब झटके से खुद से किरण के बाजू हटाए थे, वो झटके से गिरती गिरती बची थी। व्हाट इज़ दिस महावीर, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। किरण अगर नहीं चाहती कि मैं अपना सारा गमोसा और वहशत अपने स्कैल्पल के ज़रिए तुम पर निकालूं, तो इतना बड़ा बेड देख रही हो, चुपचाप जाकर इस पर सो जाओ। महावीर का सरसराता लहजा किरण को झुरझुरी जब वो पीछे मुड़ा तो उसकी रगें तनी हुई थी और आंखें देखकर, क्योंकि इसकी आंखों में खून उतरा हुआ था। किरण खामोशी से बेड पर गई और कंफर्टर तान कर सो गई। शान आरुषा के घर से बाहर खड़ा था और अब झिझकते डोरबेल बजाई थी। वो ब्लैक पैंट शर्ट पे ब्लैक हैंडसम लग रहा था। कुछ ही देर बाद अलीज़ा ने पूछकर कौन है, डोर खोला तो वो अंदर दाखिल हुआ था। अजीब से बेचैनी हुई। कैसे हैं आप? अलीज़ा ने झिझकते हुए बात शुरू करने के सवाल पूछा। फ़ाइन, आप सुनाएं। आरुषा ठीक है। शान की आंखें इसकी मुतलाशी थी। इसी की तो परेशानी है, जब से बीमार हुई है तब से कभी मैं इतना परेशान नहीं हुई जितना इसने आज एक दिन में कर दिया है मुझे। वो दोनों बातें करते आरुषि के कमरे में दाखिल हुए थे। वो जो मुंह फुलाए बेड पर खिलौने पटक पटक कर रही थी, सामने देखा तो खिल सी गई थी। ये वाओ, ऐश आ गया। वो बेड से नीचे उतरी। उसके अगले अमल पर ईशान और रीज़ के पहुंचका से सदमे से बेहाल हुए थे, क्योंकि इस पगड़ी ने नीचे उतर के शार को टाइटली हक किया था। ना सिर्फ हक किया था, इसके गले में झूल कर इसके गाल पर नर्म लाजुक लब रखकर किस भी करती थी। अली से गड़बड़ा कर आगे बढ़ी थी। रोशे इडियट, स्टूपिड गर्ल, परेशान मत करो ऐश को, नहीं तो वो वापस चला जाएगा। अलीज़ा ने दांत पीसते इसे दूर खींचा और अपना लहजा हद्दतुल इम्कान धीमा रखने की कोशिश की थी। और ऐशान का तो काटो तो बदन में लहू नहीं वाला हिसाब था। सॉरी ऐश, मैंने तंग किया अपने फ्रेंड को। वो आंखें पटा कर अब ईशान से पूछ रही थी, ये जाने बगैर खाली परेशान वो तो ऐश के कलेजा मुँह को ले आई थी। नहीं नहीं रोशा, आई एम फाइन। वो बेरहम सफाक कातिल एक्सक्यूनर जिसके स्कैल्पल्स चलाते हाथ नहीं लड़काते थे, आज इस छोटी सी लड़की ने इसकी जुबान लटखड़ा दी थी। अलीज़ा ने रश्मि को थाम कर सोफे पर बिठाया। अब अगर रोशे बेबी ने फ्रेंड को परेशान किया तो वो वापस चला जाएगा। नो नो, रोशे बेबी को ऐश चाहिए। वो फिर मछली ईशान करीब आकर बैठा था। इसकी और से देखा, गुलाबी स्कर्ट और ब्लैक ट्राउजर में वो गुलाबी सा फूल लग रही थी। ईशान के दिल ने एक बीट मिस की। अलीज़ा किचन जा चुकी थी खाना गर्म करने के लिए। ईशान ने सर्द सी आह भरी। रोशे बेबी ने इतनी जिद क्यों की, क्यों नहीं खाना खाया और मेडिसिन ली? ईशान ने संजीदगी से पूछा था। वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। बिकॉज रोशे बेबी को अपना फ्रेंड चाहिए था, ऐश चाहिए था इसे, और आप बुला कर नहीं दे रही थी। इसलिए यू नो व्हाट, ऐश मुझे भूख लगी है। टमी में रैट्स भी डुशुम डुशुम कर रहे हैं। इसके शोशे पर ईशान ने दांतों ने लब दबाया था। तभी अलीज़ा रूम में खाना लेकर आई थी। मोहल्ले में एक हलचल सी मची थी। रवाहा, नाजिया और उसके शौहर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी थी। भाई रुस्तम मोहल्ले पर कहर बनकर नाजिल हुआ था। रास्ते में जो भी आ रहा था रोक दिया जा रहा था। रूह रवाहा, मेरी गुड़िया भाग जाओ। नाजिया ने रूह का बाजू दबोचा, मगर अफसोस बहुत देर कर चुकी थी, क्योंकि रुस्तम और उसके गुंडे धाड़ से दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हो चुके थे। रवाहा के सर पर आसमान टूटा था। रुस्तम ने आते साथ ही नाजिया के शौहर पर के टांग पर गोली मारी थी, क्योंकि इसकी आंखों में खून के छींटे इर्द गिर्द उड़े थे। नाजिया और रवाहा की दिलदोज़ चीखें फिज़ा में गूंजी थी। नाजिया के मासूम बच्चे दरवाजे पर खड़े अपनी माँ को बेबस और खौफ से देख रहे थे। मेरी जाने-मन, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने मुझसे भागकर, अब सज़ा तो मिलेगी। रुस्तम ने इसका बाजू दबोचकर इसकी कमर अपने सीने से लगाई थी। वो बुरी तरह रोती मछली थी। इसके गुंडे चारों तरफ फैल गए थे। नाजिया और उसके शौहर को गुंडों ने बुरी तरह दबोच दिया था। मगर तुमसे तो रुस्तम दादा मोहब्बत करता है मेरी जान, तुम तो जुनून हो रुस्तम दादा का, तुम्हें कैसे सज़ा दे सकता हूँ? वो पुरसोच सा बोला था। तो इसकी सज़ा जिनकी वजह से तुम रुस्तम दादा से बेवफाई करने की कोशिश की, मुझसे भागने की कोशिश की। नहीं नहीं, खुदा के लिए आप ऐसा मत करें। मैंने गलती की है तो मुझे सज़ा दे, मार डाले मुझे, इन्हें छोड़ दे। वो बेतहाशा रोती चिल्लाई मछली। रुस्तम ने नाजिया के शौहर के सीने छलनी किया था। गोलियों से रवाहा के चेहरे ने खून छलकाया था। अब रुस्तम दादा के गन का रुख नाजिया की तरफ था। नहीं, खुदा के लिए छोड़ दे। वो हलक के बाद चिल्ला रही थी। ना मेरी जान, तुम्हारा खानदान ख़त्म होगा तो तुम दोबारा मुझसे दूर भागने की कोशिश नहीं करोगी ना भागने की कोशिश करोगी, है ना? आज रुस्तम फ़िरौन बन चुका था, तभी नाजिया को भी छलनी कर दिया। रुस्तम ने इसी जुल्म पर बस नहीं किया था, एक फायर को मासूम पे फरिश्ते जैसे बच्चों के सीनों में भी दाग चुका था। रवाना ही आकर वाकई गुनाह किया था। जितने मासूमों की जान निकल गई थी, क्या वो मनहूस थी या डाइन थी?
क्या जो इसकी वजह से इतने लोग मारे जा चुके थे। वो धाड़े मार मार कर रो रही थी, दिल के हसीने को भी करीब बाल नोच लिए, अपना खूबसूरत मुंह ही नोच लिया, रुस्तम से बाहर घसीटता गले में लाट खा और वो धाड़े धाड़ मार मार कर रो रही थी। बंगले पहुंच कर पास उसका टिकट भाई बड़ा और दरवाजे की तरफ बढ़ा था। वहाँ का चेहरा फिर सफ़ेद पड़ा हो, जब वो बुझाली जबीद इस बूढ़े चौकीदार की जानिब लपका था जिसने इसके फरार का रास्ता दिखाया था। नहीं नहीं छोड़ो इसे, वहाँ ने रुस्तम का गिरबान पकड़ा था। खबरदार इसे कुछ कहा मैं जान ले लूँगी तुम्हारी। वो भूखी शेरनी बनी चिल्लाई। रुस्तम ने फिदा होने वाले अंदाज में से तो देखा, मगर बाजू से पकड़ कर इसे रानी बाई की जानिब धक्का दिया। रानी बाई इसे काबू कर चुकी थी। रुस्तम ने बहुत दर्दनाक अंदाज में उस बूढ़े की जान ली थी। वो रोती चिल्लाती रही, मगर कोई इसका सुनने वाला नहीं था। हाँ, मगर दो आंखें थी जो देख रही थी, सब ऑब्जर्व कर रही थी और किसी को लम्हा लम्हा खबर दे रही थी। हस्ती इम्तिहान तो रवाहा कब शुरू हुआ था, जब रुस्तम इसे घसीटता किसी रूम की जानिब लेकर जा रहा था। फजर अपने कमरे में बंद बाल मुट्ठी जकड़े लहू रो रही थी कि अब दिल की कभी इसकी तमन्ना नहीं करेगा। ज़िंदगी बेवजह लगने लगी थी, जिंदा रहना बेवजह हो गया था। वो जिंदा थी कि इस बेसालिम इंसान ख़त्म ना हो। अब जबकि वो बेवफाई करते, इसकी रूह लहू लुहान करते मार चुका था, तो सोचा कि अब मर जाया जाए। बाहर ठीक है तो था, बीब जान भी हर फिक्र से आज़ाद, जिम्मेदारी से आज़ाद हो जाएंगे। क्या हुआ, 4 दिन रोएंगे और फिर बिल्कुल बिल्कुल पुरसुकून। वो पागल होने को थी, कलीजा फट रहा था, फंदा सा अटका था गले में। इस सबसे निजात का एक ही जरिया था, इसकी बेवजह ज़िंदगी से निजात ही हासिल कर ली थी। वो आग बनी उठी थी, बिखरे खले बाल मलगिजा हलिया बन चुका था, चुपके से बाहर आई थी और सहन से मुंसलिक सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई थी। डबल स्टोरी छत पर आकर रेलिंग के करीब गई और फिर सिसकियों की आवाज़ दबाकर बेताशा रोई थी। सर्द खून कवाएं पस्ती में घुसते कूदी देर नहीं लगानी थी। रेलिंग की जानिब मजीद कदम बढ़ाने लगी कि पिछली गर्दन पर तेज चुभन का एहसास ने उसे तड़पा ही दिया था। हल्की सी चीख मुंह से निकली थी। वो तेजी से पीछे मुड़ने लगी, तब किसी बाजू में जकड़ का रुख मोड़ने नहीं दिया था। खौफ और दहशत से इसके रोंगटे खड़े हुए थे, मगर ज़्यादा देर से खौफसदा होने की जहमत नहीं उठानी पड़ी कि वह होशोखर्द से बेगाना हुई पीछे खड़े शख्स के बाजू में झूल गई थी। वो मामूली इंसान तो नहीं था, एग्जीक्यूशनर था। रात के अंधेरे में वो इसकी खिड़की के बाहर खड़ा इसकी दबी दबी सिसकियाँ सुनकर सुकून हासिल करता रहा था। फिर जब वो छत की जानिब गई तो वो इसके पीछे आया था। इसे रेलिंग की जानिब बढ़ते देखकर एक तलख सी मुस्कान लबों पर रेंगी थी। इसने इसकी गर्दन पर बेहोशी का इंजेक्शन इंजेक्ट किया था, काफ़ी हैवी डोज थी। अब फजर का चेहरा इसके बहुत करीब था, इतना कि इसकी सांसों की ज़ेर में से अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। मसला तो यही है फजर महाबीर आसम कि तुम्हारी ज़िंदगी को मेरी दस्तक में रहना है। जिंदा तुम रहना नहीं चाहती और मरने मैं दूंगा नहीं तुम्हें, क्योंकि तुम मर गई तो मैं भी मर जाऊंगा। वो सुकून से बोला, इससे अपनी बाहों में भरा था, बड़े इत्मीनान से इसे नीचे लाया। रुख इसके कमरे की तरफ था। कमरे में दाखिल होकर पाँव से दरवाज़ा लॉक किया और इसे बेड पर लिटाकर इसके पहलू में नीम दराज हुआ। काश तुम नायाब की बेटी नहीं होती फजर महाबीर आसम, तो मेरी नफरत की बजाय पहली और आखिरी मोहब्बत होती। अब वो इसके ऊपर झुका, बहुत गौर से इसके देखा, कमजोर नाजुक जान, मिटा मिटा सा सजा समरा बिखरा वजूद, खुले बाल, चेहरे पर आंसू के मिटे मिटे निशान और सुर्ख छोटी सी नाक। लेकिन इसके वजूद की चीज़ पर आँख नज़र ठहरी थी। वो था ऊपर एक गुलाबी होंठ के और ज़रा सा ऊपर तिल, वो जो हमेशा इसकी नफरत के लिए बेहिसाब झंझलाहट का सबक बना था। वो बड़े सुकून से झुका और दहकते लब इस तिल पर रखे प्यासे होठों ने चेहरे के एक एक नक्श को छूकर खुद को सराब किया था। किरण इस कमरे में मौजूद ना पाकर इसके निकली थी और इसके कमरे की खिड़की में खड़ी हुई अजीब नज़ारा देख रही थी। जब वो जालिम सुबह के ऐसे किसी पूर नरमी नरमी से अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगो रहा था, जैसे इससे बढ़कर कोई दीवाना ना हो। वो अब अच्छी तरह जान चुकी थी वो यहाँ किस मकसद के लिए लेके आया था। वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। महाबीर ने इसके कमर के गिर्द भार सुहाल किया था और इसे अपने सीने में पेंचते हुए इसके लबों को अपने लबों में दहकती गिरफ्त में ले चुका